एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल इन्फोयास। और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए क्लास 10 की साइंस की सीरीज। और आज से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का, क्लास 10 का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ इस सीरीज में बने रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है, आप सभी जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ओके, चलिए पहले हम बात करते हैं कि अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहले अभिक्रिया की बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो, अपने डेली जो देखते हैं अपन, जैसे दूध का फट जाना, जंग का लग जाना, ओके, तो जो क्रियाएं होती है सभी क्या कहलाती है, सारी होती है अभिक्रिया होती है। ओके, तो हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन होते रहते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठन व गुणों को परिवर्तित करते हैं। ऐसे परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं, जैसे दूध का फटना, जंग का लगना और परमाणु विस्फोट। ओके, ये सारी क्या है, ये सभी ही अभिक्रियाएं होती हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आया समझ में? तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो पाती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं ना, किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं हम, जो नया नया पदार्थ जो बनता है उसे बोलते हैं हम क्या, रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक नॉर्मली आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ। चाय बनती है, तो चाय बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, हमें आवश्यकता होती है चीनी की, चाय पत्ती की, दूध की, पानी की, इन सब की हमें जरूरत होती है। और इन सबसे मिलकर क्या बनता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम क्या होता है, चाय। ओके, चाय बनती है। तो उसी प्रकार जो अभिक्रियाएं होती है वो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, जिससे क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ मैग्नीशियम के दो मॉलिक्यूल तो यहाँ पर थे, जैसे कि आपको नजर आ रही हैं, ये रहे। ओके, और ऑक्सीजन के भी दो मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो इससे क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बन चुका है। ओके, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाती है। तो पहचान कैसे होगी, गैस का उत्सर्जन होगा, मतलब उसमें से गैस निकलेगी। ताप का उत्पन्न होना या अवशोषण होना, या तो ताप निकल सकती है या फिर ताप कम हो सकती है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, गंध का आना या फिर अपक्षेप का बनना, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी रासायनिक परिवर्तन की पहचान होती है। ओके, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, यहाँ तक समझ आ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इतना समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं अपन। अभी तक हमने बात करी थी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि अभिक्रिया क्या होती है, जिसकी हम डेली देखते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, रासायनिक समीकरण की। तो जैसे आप मैथ्स में इक्वेशन लिखते हो ना, x + y = xy लिखते हो, उसी तरह से जब केमिकल्स को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं ना, अभिक्रिया को जो रिएक्शन होती है उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसे हम कैसे लिखते हैं, सूत्र के द्वारा हम लिखते हैं। ओके, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक, तथा बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने चाय बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज का इस्तेमाल किया था, चाय पत्ती, चीनी और दूध का, पानी का। ओके, तो ये सब क्या था, ये सब अभिकारक थे। तो जो चीज पार्टिसिपेट करती है, जो भाग लेती है, उन्हें बोलते हैं हम क्या, अभिकारक या रिएक्टेंट्स उनको कहा जाता है। और जो नया प्रोडक्ट बनके जो तैयार होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद, उसको कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो चुका है आपके मन में? फिर हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। वैसे तो है नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मैथ्स में भी फॉर्मूला लिखने के कुछ नियम होते हैं ना, कि कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है। ओके, उसी तरह हमारे जो रासायनिक समीकरण होते हैं, तो उसके नियम भी कुछ, उसको लिखने के कुछ नियम होते हैं। तो वो नियम क्या होते हैं, तो पहला होता है, किन्हीं दो अभिकारक या उत्पादों के बीच सदैव प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। किसका? प्लस का। तो भाई जिस भी अभिकारक को अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या क्या चीज इसमें यूज आ रही है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, उनको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्लस का यूज करेंगे। जैसे 2 + 2 4 होता है, तो 2 + 2। उसी तरह जितने भी अभिकारक होते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, उनको क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, कि कितने उत्पाद बने हैं, कितने अभिकारकों का यूज किया गया है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसमें हम क्या लगाएंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अभिकारक को बाई ओर मतलब क्या होता है, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तथा उत्पाद को कहाँ लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। ओके, अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारक से जो उत्पाद बनके तैयार होता है, उनके बीच में क्या लगाया जाता है, तीर का निशान लगाया जाता है। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है का मतलब क्या होता है, कि वो दोबारा से अपनी पहले वाली अवस्था में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल बर्फ से पानी बन सकता है और पानी से बर्फ बन सकता है, तो हम उसके बीच
तो अभिकारक और उत्पाद के बीच हम कैसा चिन्ह लगाएंगे, ऐसा वाला हम चिन्ह लगाएंगे रिवर्स का। ओके, यह अभिक्रिया दोनों ओर से होती है, जैसे कि आपको नजर आ रही है बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, और इसका क्या चिन्ह बन रहा है बीच में, ये अपना रिवर्स का चिन्ह होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अभिकारकों और उत्पादों की पहचान, हमें ये भी पता होना चाहिए, अच्छा ये अभिकारक है, अभिक्रिया को नहीं है। ओके, हमें अभिकारकों और उत्पादों की पहचान भी होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो अभिकारक जो पार्टिसिपेट करे, जो किसी अभिक्रिया करने के लिए जो भी एलिमेंट्स यूज में आ रहे हैं, जो पार्टिसिपेट करे, जो भाग ले रहे हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, हम उसे बोलते हैं अभिकारक कहते हैं। और जो नया प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। ओके, इतना आगे समझ में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है, ये अभिकारक है। एक तो ये दो मॉलिक्यूल तो किसके, हाइड्रोजन के हैं, दो मॉलिक्यूल किसके हैं, अपने ऑक्सीजन के हैं, और इसे मिलकर क्या तैयार हो गया, अपना उत्पाद तैयार हो चुका है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, प्रोडक्ट या उत्पाद इसको कहा जाता है। और ये क्या है, अपने रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। ओके, तो अभिकारक मैंने बता दिया आपको, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं। सभी अभिकारकों और उत्पादों के सही रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। ओके, जैसे हाइड्रोजन के लिए H2 का यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 का, तो पानी कैसे बन जाएगा, H2O। ओके, अच्छा असंतुलित समीकरण लिखें, तो असंतुलित से हमें क्या करना होता है, संतुलित समीकरण बनाना होता है। रासायनिक सूत्रों को इस्तेमाल करके एक असंतुलित समीकरण तैयार करते हैं, जैसे H2O2। तो ये जो समीकरण है ना अपने पास ये वाला, ये कैसा है, असंतुलित है। असंतुलित का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, अपने हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, और ऑक्सीजन के भी दो मॉलिक्यूल्स हैं। हमें क्या करना है, जितने अभिकारक में मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही उत्पाद में होने चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये अभिक्रिया कैसी, ये अभिक्रिया असंतुलित है। ठीक है, ये एक असंतुलित अभिक्रिया होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसे संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दोनों कॉमन रहेंगे, तो ये कैसे बन सकता है, ये ऐसे बन जाएगा 2H2O। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो ये भी अभी भी असंतुलित है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ओके, तो आगे 2 है और पीछे भी इसके 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 2 4 हो चुके हैं। तो देखो ये संतुलित हुई क्या नहीं हुई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो कितने हो गए, 4 अपने हाइड्रोजन हो चुके हैं। ओके, और 2 ऑक्सीजन, जो कि जो आगे संख्या होती है वही क्या होती है, वही सेम, यानी कि वही सेम ऑक्सीजन की मानी जाएगी। तो ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, अपनी 2 इसके मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो अब जगह ये अभिक्रिया कैसे बनेगी, संतुलित बनेगी। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित होना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद में बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ पर बराबर नहीं थी, ये असंतुलित थी अभिक्रिया, मैंने अभी आपको समझाई थी, लेकिन हमने इसे क्या किया, संतुलित किया। कैसे किया, उसको हीटिंग देकर, उसको ऊष्मा दी, हीट दी, तो क्या हो गया, वो जो 2H2 और O2 था वो किसमें चेंज हो गया, 2H2O में हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या हुआ, इसे संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कैसे हुआ, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आगे लग रहे हैं यहाँ पर, और 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 मॉलिक्यूल टोटल कितने हो गए, हाइड्रोजन के हो चुके हैं, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने, ओनली 2 ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 आगे लगा देंगे, 2H2O। अब इस 2 का मतलब क्या है कि 2 ही मॉलिक्यूल कितने, हाइड्रोजन के, लेकिन 2 यहाँ पर भी तो है ना, इसलिए इसको कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसलिए कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के टोटल मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ओके, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, भाई अभिकारक में तो 2 ही थे ना, तो उत्पाद में क्या बन गया, यहाँ पर 2 ही मॉलिक्यूल बने हैं। ओके, इतना क्लियर हो चुका। तो अब ये समीकरण कैसे बन चुकी है, ये समीकरण अब संतुलित हो चुकी है। फिर नेक्स्ट अपना आता है अवस्थाएं दर्शाना। हमें रासायनिक समीकरण लिखने के लिए उसकी अवस्थाओं को दर्शाना आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल ठोस, ठोस को बोलते हैं अपन सॉलिड। तो अगर कोई एलिमेंट अगर सॉलिड है तो हम क्या लिखेंगे, साइड में उसके एस लिखेंगे, यानी कि सॉलिड लिखेंगे। और अगर कोई एलिमेंट अगर आपका लिक्विड में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे उसको अपन, अगर द्रव है तो एल लिखेंगे। और अगर कोई एलिमेंट अपना गैस की फॉर्म में है तो उसके लिए अपन जी का यूज करेंगे। और अगर वो कोई जलीय विलयन बन रहा है कोई, तो उसके लिए अपन AQ का यूज करेंगे। और AQ क्या होता है, AQ मीन्स एक्वस, मतलब कि जलीय होता है। फॉर एग्जाम्पल 2H2, H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो क्या बन गया, पानी बन चुका है। तो ये यहाँ पर एल बनेगा, ये है ना, ये गैस नहीं रहेगा, ये एल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम एल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हम बात करेंगे प्रतिक्रिया की विशेष स्थिति दर्शाएं, यानी कि किसी
अभिक्रिया को विशेष ताप, दाब या उत्प्रेरण की आवश्यकता हो तो उसे तीर के ऊपर लिखा जाता है। जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, अगर वो ताप के प्रेजेंट में हो रही है या उसमें दाब लगाया जा रहा है या उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो उसे हम तो उसके क्या कहाँ पर लिखेंगे, उसको हम तीर के ऊपर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने देखा 2H2 प्लस O2, हमने इसको क्या किया, हमने इन अभिकारक से प्रोडक्ट बनाया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ये पानी बन चुका है। ठीक है, तो किसके प्रेजेंट में हुआ, ये हीट की प्रेजेंट में, किसको ऊष्मा दी गई है, ऊष्मा की प्रेजेंट दी गई, ऊष्मा दी गई इसमें, तो क्या बन गया फिर ये 2H2 यानी कि पानी बन चुका। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लोहे का और तांबे का। ओके, तांबा मतलब कि कॉपर सल्फेट, ये जो है अपना कॉपर सल्फेट, ये ठीक है, तांबे का विलयन है ये। और ये कैसे विलयन है, ये एक एक्वस है, जलीय विलयन है। तो आयरन कैसा है, सॉलिड होता है। आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, क्या बना, आयरन ने SO4 के साथ रिएक्शन कर लिया और कॉपर अलग हट गया। ठीक है, तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन चुका अपना। ये क्या नाम है इसका, आयरन सल्फेट, जो कि एक्वस की फॉर्म में है, और एक कॉपर जो कि किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में होता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के तरीके या नियम हमने जाने थे कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। ओके, अगर यहाँ पर आप अटक गए तो एग्जाम में भी आप अटक ही जाओगे, क्योंकि आपसे क्या करता है, वो इक्वेशन देकर पूछता है कि बताइए किस टाइप का ये इक्वेशन हो रही है, ये समीकरण जो है वो किस प्रकार का समीकरण है। ओके, तो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ समझते हुए चलना है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना है और अपने दोस्तों को भी भला करते हुए चलना है। दोस्तों को भी आप क्या कर देना, शेयर कर देना। ओके, चलिए पहले हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, योजन मतलब कि जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, जुड़ जाना। ओके, तो जब दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी ने क्या बना दिया, A भी बना दिया। तो अभिकारक कितने होंगे, एक, दो या दो से अधिक होंगे, और वो सिंगल एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, एक ही उत्पाद का निर्माण वो करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया हम उसे कहेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर इक्वेशन ले लेते हैं किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की प्लस H2O। जो कैल्शियम ऑक्साइड वो कैसा है, सॉलिड की फॉर्म में है। हमने बताया था ना कि जो भी इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसकी हमें उस पदार्थ की अवस्था भी लिखनी होती है, भौतिक अवस्था की किस अवस्था में है वो। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड किस अवस्था में है, सॉलिड की फॉर्म में है, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ये कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड है ये ना, जिसको बोलते हैं बिना बुझा चूना भी इसको कहा जाता है। ओके, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, H2O से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। ओके, तो हमें क्या बनेगा, क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। किसका है ये, क्या बोलते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। कभी कभी अपने एग्जाम में पूछ लेता है कि बुझे हुए चूने का सूत्र बताइए, तो क्या होता है, CaOH2। ओके, तो यहाँ पर देखो अब अभिक्रिया जो अभिक्रिया हो रही है वो क्या, वो संतुलित हो रही है। देखिए, कैल्शियम का एक ही मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन का भी एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर तो एक ही सिंगल, ये अभिकारक का पहला रूप है। अभिकारक दूसरा वाला जो अभिकारक उसमें हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का एक है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, दो हो चुके, और टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन में दो ही है यहाँ पर। ठीक है, तो कैल्शियम तो हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन को हम कॉमन ले लेंगे और उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की संख्या कितनी, दो है, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको ब्रैकेट में क्लोज हमने उसको कर दिया है। ओके, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड था, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना बोल रहे थे। इसकी बिना बुझे चूने की रिएक्शन हमने जब किससे कराई थी, जल से करवाई थी, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, जो ये किसकी फॉर्म में था, वो एक्वस की फॉर्म में था। ओके, यानी कि जलीय फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और प्लस क्या निकल गया इसमें से, ऊष्मा। अब ये ऊष्मा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ओके, प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा उत्पाद सिर्फ यही बन रहा है, यही उत्पाद है हमारा। अभिकारक तो अपना ये था, दो से अधिक अभिकारक तो ये हो गया अपने, और एक ही उत्पाद का निर्माण हुआ है हमारा, तो इसको बोलेंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका यूज किस में होता है। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों की सफेदी में होता है, जो दीवारों की सफेदी की जाती है ना, उसमें इसका यूज किया जाता है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की धीमी गति के साथ अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है। किससे अभिक्रिया करके, वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उससे अभिक्रिया करके। ओके, और संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3 ही होता है। इतना क्लियर हो गया आपके साथ। ओके, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने क्या कराई, एटमॉस्फेयर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है, जिसको क्या बोलते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी ये
होता है, प्लस और क्या बनता है, H2O भी बनता है। अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, अगर उसकी CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ओके, और ये क्या है, ये अपना कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड है ये। ओके, तो संयोजन अभिक्रिया समझ में आई। जब दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपघटन। अपघटन अभिक्रिया की, जो अपघटन अभिक्रिया होती है वो जस्ट रिवर्स होती है, सॉरी अपोजिट होती है। जिस तरह हमारे संयोजन अभिक्रिया थी ना, वो क्या थी, संयोजन अभिक्रिया में तो दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, लेकिन जो अपघटन अभिक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही अभिकारक होता है और वह एक अभिकारक दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं। ठीक है, तो जस्ट इसका ये अपोजिट होता है, संयोजन का अपोजिट होता है। तो जब कोई यौगिक एक से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, अपघटन अभिक्रिया या अपघटन या वियोजन अभिक्रिया उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, पीबी को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, और NO3 की हो जाएगा लेड नाइट्रेट। ओके, तो जो ये लेड नाइट्रेट है ना, इसकी अभिक्रिया, ये अभिकारक है, हमने इसमें हीटिंग दी। ओके, तो इसे कौन सा प्रोडक्ट बना है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज बनी है यहाँ पर, इतना समझ में आ गया। अब दो ये जो अभिक्रिया होती है ना, ये जो अभिक्रिया होती है वो किस किस की प्रेजेंट में होगी, ऊष्मा की प्रेजेंट में, प्रकाश की प्रेजेंट में और विद्युत की प्रेजेंट में होती है। अब देखो मुझे आप ये बताओ कि ये जो अभिक्रिया है क्या ये संतुलित है अभिक्रिया या असंतुलित है, बताइए। तो ये अभिक्रिया कैसी होती है, ये अभिक्रिया असंतुलित अभिक्रिया है। ठीक है, क्यों है, तो वो मैं आपको बताती हूँ क्यों है। देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके कितने मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन किसमें बंद है, ब्रैकेट में, तो नाइट्रोजन के तो 2 मॉलिक्यूल हो रहे हैं, और जो ऑक्सीजन है उसके मॉलिक्यूल कितने, 3 है, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन के टोटल मॉलिक्यूल कितने, 6 है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में जो नाइट्रोजन है वो तो सिर्फ एक ही बन रहा है। ओके, और जो ऑक्सीजन है वो कितने, वो 5 बन रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कैसे होगी, ये एक असंतुलित अभिक्रिया हो चुकी है। तो इसे संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने इसके आगे 4 लगा देंगे। मैं यहाँ पर को समझा देती हूँ, यहाँ पर ये 4 पीबी क्या बन गया, लेड, और इसको हमने बंद कर दिया NO3 और 2। ठीक है, तो क्या हो गया, अब हमारे पास कितने हैं, 2 नाइट्रोजन तो यहाँ पर हो गए, यहाँ पर, और 4 यहाँ पर है, तो 4 दूनी 8, टोटल नाइट्रोजन कितने हमारे पास, 8 हमारे पास नाइट्रोजन हो गए। ओके, 4 नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 लगाना है, 1 मिनट, यहाँ पर अपने को 2 करना है। ये रहा, अपने यहाँ पर अपन 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने हो गए अपने पास, 2 दूनी 4, 4 नाइट्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 तो यहाँ पर थे और 3 ये थे, 2 इधर, 3 दूनी 6 तो ये हो गए, और 6 दूनी 12, 2 यहाँ पर हो गया अपना। ठीक है, लेड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ से हो गए, है ना, 2 तो ये हो गए, ए से मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पर हो गए, और इससे भी हो गई, तो नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो 3 तो यहाँ पर है ही, और 2 ब्रैकेट के बाद भी लग रहा है, तो 3 दूनी 6 तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन का। ओके, और बाद में अपने जो 2 है यहाँ पर 6 दूनी 12 है, कि टोटल जो ऑक्सीजन है वो कितने हो गए अपने पास, 12 हो चुके हैं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने हो गए अपने पास, 4 नाइट्रोजन हो गए, 2 यहाँ पर था और 2 यहाँ पर है। ठीक है, लेड कितना है अपने पास, लेड है अपने पास 2। ओके, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मैं यहाँ नीचे बता देती हूँ आपको प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इसमें अपन को हीटिंग दी जाएगी, अपन इसमें हीटिंग देंगे, ताप देंगे। ताप बनने के बाद ये जो अभिकारक है वो किस वो जो उत्पाद में टूटेगा, तो कौन कौन से उत्पाद में टूटेगा, तो ये टूटेगा 2 लेड में टूटेगा। ओके, प्लस 4 NO2 में टूटेगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, और प्लस ऑक्सीजन में ये टूटेगा। आगे समझ में कैसे हुआ, तो ये जाके अब जो अभिक्रिया बनी है कैसे बनी है, अब जाके ये कैसे हो गई, ये संतुलित हो गई है। तो यहाँ पे क्या करना था, हमें यहाँ पर 2 लगाना था, यहाँ पर 2 था, और यहाँ हमको, एक मिनट में रफ कर देती हूँ पूरा, यहाँ हमें 2 लगाना था, और यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर भी हमको 4 लगाना है। ठीक है, यहाँ आगे अपने को 4 लगाना है। ठीक है, तो अब आगे समझ में, और यहाँ भी अपना क्या लगेगा, 2 लगेगा। अब जाके जो ये अभिक्रिया है वो संतुलित हो गई है। अब ये तो ये जो अपघटन अभिक्रिया है वो किस किस की प्रेजेंट में होती है, ऊष्मा की प्रेजेंट में होगी, प्रकाश की में होगी, और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंट की सहायता से अपघटित किए जाएंगे। ओके, तो चलो हम एक एक को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अपघटन की, जिसमें हमें क्या करना होता है, ताप देनी होती है। तो जब भी हम अपघटन अभिक्रिया करते हैं तो किसकी प्रेजेंट में करेंगे, ताप की प्रेजेंट में। तो कैसे होगा, जब किसी यौगिक को गर्म करने पर वह सरल पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है।
ओके, सरल पदार्थों में टूटता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, वही हमने पढ़ा था भी कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, है ना। जब कैल्शियम कार्बोनेट का एक ही अभिकारक था और ये एक साथ ही उत्पाद में टूटा, कैसे टूटा, जब इसको हमने क्या दिया, हीटिंग दे दिया हमने इसको, ठीक है। जब उसको हीटिंग दी तो किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में ये टूट गया, ठीक है। हीटिंग देने पर ही टूट गया। तो पहला तो ये हो गया अपना हीटिंग देने पर हो गया। ओके, दूसरा हमारा होता है क्या, प्रकाश अपघटन। अगर हम उसको प्रकाश देंगे, सूरज का प्रकाश देंगे तो भी अभिक्रिया टूट जाती है। तो जब किसी यौगिक का अपघटन प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसको बोलते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली ये अपघटित अभिक्रिया होती है। तो यहाँ आपको नजर आ रही है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर की एक दो मॉलिक्यूल है, क्लोरीन की भी दो मॉलिक्यूल है। तो ये टूटा किसकी प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में, यानी कि हमने इसको सूरज की रोशनी दी तो क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल इसके सिल्वर में टूट गया और दो मॉलिक्यूल इसके क्लोरीन में टूट चुके हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना किसके बारे में, विद्युत अपघटन, जो हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई थी। तो जब किसी यौगिक का अपघटन विद्युत धारा प्रोवाइड करने से होता है, जैसे कि H2O है, अगर हम पानी में क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, अलग अलग टूट जाएंगे। ओके, आया समझ में। चलिए, तो इनका उपयोग फोटो फिल्म, बैटरियों और औद्योगिक गैसों के उत्पादन में होता है, ठीक है। इन ये जो अभिक्रिया इनका उपयोग होगा। अब देखो यहाँ भी आपको एक चीज नजर आएगी कि ये वाली जो अभिक्रिया है वो भी क्या है, असंतुलित अभिक्रिया है। असंतुलित अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल यहाँ पर थे और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल था। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल कैसे आ गए, नहीं था पॉसिबल आना। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। तो कुछ कुछ मैंने आपको रिएक्शंस कह दिए, गलत लिख कर दिए, क्यों, ताकि आप अपना जो है वो टेस्ट ले सको, मैं आपको बता सकूं बार बार इस चीज के बारे में कि अभिक्रिया संतुलित है नहीं है, क्योंकि इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए, 4 हो चुके, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 2 दूनी 4 तो ये हो गए, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हो चुके, 2 हो चुके, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो अब जाके ये अभिक्रिया कैसी होगी, संतुलित हो चुकी है। ओके, तो ये जो अभिक्रिया ऊष्मा अपघटन और प्रकाश का अपघटन और विद्युत का अपघटन, इनका उपयोग किसमें हो जाता है, फोटो फिल्म बनाने में, बैटरियों को या औद्योगिक गैसों के उत्पादन में इनका उपयोग होता है। ओके, फिर हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया की। तीसरी अभिक्रिया है जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसकी जगह विस्थापित करके उस जगह ले लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के समझाती हूँ। जैसे कि एक तो अच्छा खासा मोटा तगड़ा आदमी है, ठीक है, बहुत अच्छा है, और एक पतला सा बेचारा गरीब सा है, पतला सा, ठीक है। तो ये तो क्या करेगा, इसको एक ही मुक्के में इसको साइड कर देगा और वो इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। तो यही क्या होता है, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कि जब एक पावरफुल इंसान, जब एक मिनट, जब एक पावरफुल इंसान क्या करता है, एक वीक इंसान को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, क्योंकि वो तो बेचारा वैसे ही वीक है इस वजह से, ठीक है। तो यही अभिक्रिया इस टाइप से होती है। तो देखो यहाँ पर ए था, A प्लस बी की रिएक्शन हुई, A प्लस बी सी, A प्लस बी सी की रिएक्शन की गई। ओके, तो A जो था वो अधिक क्रियाशील धातु यहाँ पर, और जो BC है वो कैसा है, कम क्रियाशील धातु का यौगिक बनेगा, और जो B है वो कैसा विस्थापित तत्व होता है। तो A ने क्या कर दिया, B को विस्थापित कर दिया और वो C के पास आ गया, क्योंकि मान लो कि C एक घर है ना, और B बेचारा गरीब है, A बहुत अमीर है, तो क्या करा, C ने इस घर को खरीद लिया है, ये है ना। ओके, आया समझ में इतना। तो ये स्ट्रांग था, कौन था, ए तो स्ट्रांग था, और भी बेचारा गरीब सा था, तो वो अलग से चला गया और ए ने इसकी जगह ले ली। तो इसने क्या किया, एक तत्व ने दूसरे तत्व को क्या कर दिया, उसके स्थान से विस्थापित कर दिया। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की। तो जब जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ की जाती है, तो जो जिंक होता है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है और कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु होती है। तो जिंक क्या करता है, कॉपर को दूर कर देता है और जिंक सल्फेट के साथ आ जाता है। तो क्या बनेगा, फिर प्रोडक्ट में क्या बनता है, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट बनता है। ओके, तो हम इसका जैसे अपन इसका वो भी करते हैं प्रैक्टिकल भी, यदि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाए तो कुछ समय बाद नीला रंग हल्का पड़ जाता है। नीला रंग कैसे होता है, हल्का पड़ जाता है, और कील पर लाल तांबे की परत दिखने लगती है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल था विस्थापन अभिक्रिया का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। अब बात करेंगे अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब दो यौगिक के आयन आपस में क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं और एक नया यौगिक बनाते हैं। दोनों क्या करते हैं, अपने जो आयन होते हैं इनके पास, वो एक एक क्या करते हैं, भाई तू मेरा ले ले, मैं तेरा ले लूं, फिर दूसरी फ्रेंड जाती है दूसरी फ्रेंड के पास कि तू मेरा ले ले, मैं तेरा ले लेती हूँ, ठीक है ना। कोई चॉकलेट से जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मान लो कोई चॉकलेट है कि ये एक, जब सबका टेस्ट अलग अलग है, 2 फ्रेंड्स तो यहाँ पर थी, है ना, 2 फ्रेंड्स यहाँ पर थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, भाई तू मेरी चॉकलेट टेस्ट कर ले, एक मैं तेरी कर लेती हूँ चॉकलेट टेस्ट, है ना। ये बोलते कि तू मेरी कर ले, मैं तेरी कर लेती हूँ चॉकलेट टेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें दोनों ही क्या करते हैं, अपने अपने आयंस का क्या करते हैं, ये अदला बदली कर देते हैं।
ओके, अब इसको रफ कर देते हैं ताकि चीज समझ लेंगे। चलिए, तो यह है आपका बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट बनेगा, इसका जो बेरियम सल्फेट जो बनता है, तो बेरियम क्लोराइड ने क्या करता है, बेरियम किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, सल्फेट के साथ, और सोडियम सेल क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो क्या बनता है अपना प्रोडक्ट, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो बेरियम सल्फेट एक सफेद अवक्षेप बनाता है। ओके, इन्होंने क्या कर लिया, अपने अपने आयंस क्या कर लिया, अदला बदली इन्होंने कर लिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन में क्या होता है, इसमें एक तत्व ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को खोना, सॉरी इलेक्ट्रॉन को खोना। इसमें होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण में क्या हो जाएगा अपना, ऑक्सीजन में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन जब करवाई गई तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा है। ओके, तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है तो वो कहलाता है क्या, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड था प्लस H2 था। इस कॉपर ऑक्साइड ने जब H2 से, ये O है ना, A नहीं O है ये। जब कॉपर ऑक्साइड ने जल के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बन गया, ओनली ए, सॉरी ये ओनली हाइड्रोजन है ये। तो क्या हो गया, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो अलग हो चुका है और किसके साथ जुड़ गया, वो हाइड्रोजन के साथ वो जुड़ गया। ओके, तो क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया, जल अलग बन गया। तो यहाँ से क्या हो, कॉपर से क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। तो क्या हो गया, ये अपना अपचयन अभिक्रिया हो गई। ओके, इतना क्लियर हो गया कि अपचयन और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था हमारा क्या, अपचयन या उपचयन, या फिर इसको ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। ओके, अब ये जो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण और अपचयन की, अगर किसी अभिक्रिया में दोनों ही चीज हो रही है कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और एक अपचयन की क्रिया होती है। ये नाम 2 शब्दों से मिलकर बना, रेड रिडक्शन। रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब कि अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन का निकल जाना, और ऑक्स मतलब कि ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड था प्लस हाइड्रोजन था। तो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करी तो कॉपर तो अलग हो चुका, तो इसमें से क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि H2 के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आए समझ में। तो जब किसी अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होता है, उपचयन मतलब कि ऑक्सीकरण ही होता है अपचयन उपचयन, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहते हैं। इसमें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन खोई है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है। आगे समझ में क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ तक जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार थे ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के और भी प्रकार बचे हैं, लेकिन वो किसके उसमें बचे, अब बचे अपने ऊष्मा के आधार पर। ओके, तो ऊष्मा के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। हम पहले बात करेंगे ऊष्माक्षेपी। इसमें क्या होता है, ऊर्जा, इसमें जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो प्लस उसमें ऊष्मा भी बनती है, ऊष्मा भी उसमें से निकलती है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि ऊष्मा भी निकलती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, तापमान बढ़ता है, यह अभिक्रिया स्वतः होती है अक्सर, और ऊर्जा वातावरण में निकलती है। जो ऊर्जा निकल रही है किसमें जाती है, वो एटमोस्फेयर में, वातावरण में हमारे जाती है। फॉर एग्जाम्पल दहन, जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है ना। जब किसी पदार्थ को हम जलाते हैं तो क्या होता है, आग निकलती है, उसमें ज्वाला निकलती है। तो वो कैसी अभिक्रिया होती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH4 ये देख लिया आपने, तो ये देख लेना आप यहाँ पर, इसको पढ़ लेना। फिर दूसरा होता है अपना CaO का जल के साथ अभिकरण। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा इसमें बनेगी। ओके, तो ये था हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें अब उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण भी होता है, उसे कहते हैं अपन क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये रहा अपना ऊष्माशोषी। इसमें क्या होगा, इसमें ऊष्मा का ह्रास होगा, मतलब कि ऊष्मा इसमें अवशोषित की जाती है, बाहर से ली जाती है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें तापमान घटता है, ऊष्मा बाहर से दी जाती है इसको और ज्यादा, और ये अभिक्रिया आमतौर पर धीरे होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो आप, बक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है तो क्या होता है, ऊष्मा की उपस्थिति में निकलता है ना। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाए और उससे क्या बनेगा, फिर 4 एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनेंगे। 4 एल्यूमिनियम के
मॉलिक्यूल्स बनेंगे और जो ऑक्सीजन उसके मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ भी तो चाहिए ना यहाँ पर। ओके, फिर हम पढ़ेंगे सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश में अपघटन, ये टूटेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रकाश की उपस्थिति में होगा, इसको और ज्यादा हीटिंग इसको दी जाती है। ओके, समझ आया इतना? तो ये था अपना ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपन। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे संक्षारण की, जिसको बोलते हैं कोरोशन। संक्षारण क्या होता है, आपने देखा होगा छत पे जो लोहे की वस्तुएं रखी होती है, हम पलंग रख देते हैं या सरिये रखे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उसमें कुछ समय बाद जंग लग जाता है। जंग क्यों लगता है, क्योंकि वायुमंडल में क्या होती है, कुछ जलवाष्प की बूंदें होती है और ऑक्सीजन गैस होती है। तो ये जो आयरन होता है, जो ऑक्सीजन धातु, जो आयरन धातु होती है, लोहा होता है, वो किसी अभिक्रिया कर लेता है जलवाष्प से और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो क्या बन जाता है अपना जंग लग जाता है। तो जब धातुएं वायु में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन संक्षारण कहते हैं। सरल शब्दों में इसको क्या बोलेंगे कि धातु का धीरे धीरे खराब होना ही संक्षारण कहलाता है। लोहे का संक्षारण कैसा होता है, मैंने आपको बताई दिया। जब लोहे की वस्तुएं नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, तो उन पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंग या रस्ट भी उसको कहते हैं। तो कौन से क्या बनाता है फिर ये 4Fe प्लस 3O2 प्लस H2O है ना, इसे लगा तो क्या बनेगा ये आयरन हाइड्रोक्साइड। ये पूरी रिएक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये अपना जो होता है ये आयरन ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये यही कहलाता है अपना जंग। ठीक है, तो इससे क्या क्या हानियां होती है, धातु कमजोर हो जाती है, इससे मशीनों की कार्यक्षमता कम हो जाती है और ढांचों की मजबूती घट जाती है। तो इसको अपन इसका जो बचाव कैसे कर सकते हैं, गैल्वेनीकरण से। गैल्वेनीकरण क्या होता है, हम लोहे पर जस्ते की परत, जस्ते जिंक की परत चढ़ा सकते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, पेंट करना, पेंट करके भी हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। तेलीय परत, हम जैसे हमारी गेट की कुंदी वगैरह होती है, उसमें क्या करते हैं, उसमें ग्रीस से तेल लगा दे ताकि वो भी जंग से बच सकती है। चिकनाई से धातु को ढकना, ये तेलीय परत हो गया। स्टेनलेस स्टील का यूज कर सकते हैं अपन, मिश्र धातु प्रयोग। स्टेनलेस स्टील किसको बोलते हैं, जिसमें धातु मिक्सअप होती है ना, मिश्र धातु होती है, तभी अपना जंग नहीं लगता। और विद्युत परिपथ विधि से भी कैथोड की सुरक्षा होती है इससे। ठीक है, तो ये था अपना संक्षारण के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता के बारे में। क्या होता है विकृत गंधिता, तो आपने देखा होगा कि हम कुछ समय तक, अगर हम ज्यादा समय तक क्या करते हैं, टमाटर को या किसी भी चीज को हम रख देते हैं, है ना, तो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो सड़ना स्टार्ट कर देती है, उसमें से फफूंद आना स्टार्ट हो जाती है। इस सब्जी को हम बाहर रख देते हैं काफी टाइम के लिए, तो सब्जी में क्या होता है, फफूंद छा जाती है ना, बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो जो स्मेल जो आती है ना, उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो जब वसा और तेली पदार्थ जैसे घी, तेल आदि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं, तो उनसे दुर्गंध या बदबू आने लगती है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, अपन विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे तेल या घी के खराब होने की प्रक्रिया जिसमें जिससे बदबू आने लगती है, वही क्या कहलाता है, अपना विकृत गंधिता कहलाता है। आपने देखा होगा सब्जियां होती है वो सड़ जाती है वो भी। ओके, तो इसके कारण क्या है कि तेल या वसा का ऑक्सीकरण, उसमें क्या ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण हुआ है मतलब कि हमारा जो एटमोस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसमें क्या ऑक्सीजन है, तो इन्होंने क्या कर लिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ली, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हुए क्या होता है, सड़ना स्टार्ट कर देता है। लंबे समय तक खुली हवा में रखे रखना भी क्या होता है, इसका कारण होता है। तो इसके बचाव कैसे हो सकते हैं, हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम उसमें खाद में मिलाकर ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है, जैसे BHT डालकर। एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं अपन, हवा के संपर्क से रोक। जैसे हम अचार रखते हैं, तो अचार कैसे रखते हैं, अचार को बिल्कुल जो एयर टाइट कंटेनर होता है, ताकि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाए। ओके, रेफ्रिजरेटर में रखकर भी रख सकते हैं अपन, ताकि हमारी सब्जियां खराब नहीं हो। और नाइट्रोजन गैस डालकर भी हम रख सकते हैं। जैसे हम जो चिप्स वगैरह खाते हैं, उसमें क्या करते हैं, चिप्स होते हैं, जो भी पैकेट्स वाली चीजें होती है, उसमें क्या करते हैं अपन, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ऑक्सीजन गैस को उसके संपर्क में बचाने के लिए, ताकि उसमें ऑक्सीकरण उसका नहीं हो, और उसको पैक किया जाता है, इसलिए हम इसको लंबे समय तक रख सकते हैं। तो ये था अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर विद कंप्लीट नोट्स। इसमें मैंने आप कुछ भी मिस नहीं किया है, पूरा कंप्लीट मैंने चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और कहीं पर अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, दोबारा आपको वही टॉपिक समझा दिया जाएगा। और इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। और इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना काफी ध्यान रखिए।